हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर और ये सब्जेक्ट आईटीआई के सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन है। निमी क्वेश्चन बैंक जो भारत स्किल्स पर अपलोड हुआ है और जिसमें दिए हुए सवालों के इस वर्ष एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं, हम उस क्वेश्चन बैंक को नए पीडीएफ को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम 2 वीडियोस में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज अगले 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज जिस टॉपिक से हम शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, और उस संविधान में जो हमारे नागरिक हैं देश के, उनके लिए क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज। हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, उसको और क्या कहा जाता है, ये सवाल है। पहला ऑप्शन है भारतीय अकेडमी। क्या भारतीय अकेडमी कहते हैं उसको? नहीं ना। दूसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान। हम सबको पता है ना, ये तो भारतीय संविधान कहते हैं उसको। नॉवल होता है उपन्यास, उपन्यास नहीं कहते, ना न्यूज़पेपर कहते हैं उसको, अखबार नहीं कहते हैं। इसका जो आंसर सही है वो ऑप्शन बी है, भारतीय संविधान। इतने आसान क्वेश्चन है यार, गलत कैसे कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन। सॉवरेन कंट्री होती है जिसको हम हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। मतलब हम अपने मालिक हैं, हम अपने देश को खुद चलाते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। जैसे 1947 से पहले यहाँ पर ब्रिटिश शासन हुआ करता था, अब ये एक आज़ाद मुल्क है और हमारी संप्रभुता कायम है, हम खुद नियम और कानून बनाते हैं। तो हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इंडिया, भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब क्या है कि हम क्या बना सकते हैं अपने लिए खुद। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है रूल्स एंड डिसीजंस। हम अपने नियम खुद बनाएंगे और हम अपने फैसले खुद करेंगे। उसमें शामिल होगा कितनी करेंसी छापनी है, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो भी उसमें शामिल होगा। हमें कोई नई स्टेट बनानी है वो भी इसमें शामिल होगा। हमें इलेक्शन कब करवाने हैं, कैसे करवाने हैं, वो भी हमारे संविधान में गाइडलाइंस हैं, उनके अनुरूप हम खुद फैसला करते हैं। ऐसा नहीं है यूएन पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर आके इलेक्शन करवाएगी, जैसे बहुत सारे अफ्रीकन देशों में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को जाकर वहाँ के यूएन के मतलब यूनाइटेड नेशंस के लोग जाके वहाँ पर इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन हमारा देश संप्रभु देश है और हम अपने नियम और अपने डिसीजन खुद बनाते हैं। तो ऊपर के तीनों ऑप्शंस गलत नहीं हैं। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे सही ऑप्शन इसका है रूल्स एंड डिसीजंस। हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे, अपने फैसले खुद लेंगे और उन फैसलों में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। कितनी करेंसी छपेगी, कैसी छपेगी, किस किस तरीके की करेंसी छपेगी, कौन कौन सी हमारी स्टेट्स होंगी, उसमें कितने एमपी होंगे, कितने एमएलए होंगे, ये सब हम खुद ही डिसाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डैश ऑफ आवर कंट्री। हमारा जो संविधान है वो किस चीज़ का एक सेट है, मतलब उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। लॉज एंड रूल्स, यस लॉज एंड रूल्स हैं, उसमें नियम और कानून लिखे हुए हैं कि हमारा ये देश किस नियम पे चलेगा, किस कानून पे चलेगा। ये लिखित में एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसको हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और वो हमारे लिए बहुत प्रिय है सबके लिए। ऑप्शन बी कीज गलत है, टूल्स गलत है, वॉच गलत है। भारतीय संविधान कीज का, टूल्स का या वॉच का सेट नहीं है, राइट। उसका आंसर ए सही है, रूल्स एंड लॉज। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर जॉनसन वांट्स टू एम्प्लॉय एन 8-year-old गर्ल फॉर हाउस होल्ड वर्क। इन इंडिया वी प्रोहिबिट दैट बिकॉज इट इज। कोई मिस्टर जॉनसन है, वो एक 8 साल की छोटी बच्ची को अपने घरेलू कार्य में मदद करने के लिए उसको नौकरी पे रखना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में ये वर्जित है। क्यों? क्योंकि ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? मतलब हर बच्चे का ये राइट है इस देश में कि 14 साल से पहले उसको काम पर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो उसके सीखने की, खेलने की उम्र है। 14 साल से पहले किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके के काम पे नहीं लगाया जाएगा। और अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर उसकी मुफ्त शिक्षा और मिड डे मील, यूनिफॉर्म, बुक्स, ये सारी चीज़ें फ्री में उनको दी जाएंगी। ऐसा हमारे नियमों में है, आप सबको ये पता है। तो मिस्टर जॉनसन 8 साल की बच्ची को हमारे देश में घरेलू काम के लिए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने उसको ये राइट दिया है कि आपको से बचाया जाएगा। अगर मिस्टर जॉनसन ऐसा करते हैं तो वो कानूनी अपराध है और उसको इस बात के लिए दंडित होना पड़ेगा, यानी कि सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है सी। हम आ गए हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। अपने पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखें, उसका संरक्षण कैसे करें, जिसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एडिशन टू हार्मफुल स्मोक गैसेज एंड केमिकल्स टू द एनवायरनमेंट इन लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड। अगर हम हार्मफुल धुएं को, यानी कि जो हानिकारक धुएं हैं या गैसेज हैं, जैसे कुछ पॉइजनस गैसेज होती है ना बच्चों, पॉइजनस मतलब जहरीली गैस,
आपने बहुत सुना होगा कि कोई कुएं में उतरा या कोई गड्ढे में उतरा और वहाँ जहरीली गैस थी और उसमें उसका दम घुट गया। तो जहरीली गैस हुआ या धुआं हुआ, ये मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। और केमिकल्स भी होते हैं ना, जैसे हम फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड ये हम अपने फसलों पर डालते हैं ताकि कीट पतंगों को मार सकें, पर इससे हमारे एयर में पॉल्यूशन होता है, लैंड में पॉल्यूशन होता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम धुएं को, जहरीली गैसेस को या फिर केमिकल्स को यानी कि रसायन को अगर एनवायरनमेंट में मिलाते हैं तो क्या होता है? एयर नहीं होता हवा थोड़ी हो जाएगी, उससे पॉल्यूशन होगा यानी कि प्रदूषण होगा। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, तो इसका आंसर प्रदूषण है। भाई हवा थोड़ी चलने लगेगी, एयर थोड़ी हो जाएगी वो, और आंधी तूफान थोड़ी आ जाएगा इससे। आंधी तूफान नहीं आता है, उससे पॉल्यूशन होता है और वो पॉल्यूशन हमें ही हानि पहुंचाता है, क्योंकि हमारे फेफड़ों में वो केमिकल, वो स्मोक और वो जहरीली गैस हमारे फेफड़ों में जाती है और उसको ख़राब करती है और हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। ख़ास तौर से बुज़ुर्गों को इससे बड़ी दिक्कतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पस इज कॉल्ड। अगर हम खेती करने के लिए जंगलों को काट रहे हैं या घर बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? नीचे दिए हुए विकल्पों में हमें ये ढूंढ के बताना है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं इसको। जब हम पेड़ों को काटते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, मतलब जंगलों को काटना, उसको इंग्लिश में डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और जंगलों को उगाना यानी कि पेड़ों को उगाना, उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। लैंड उसको नहीं कहते। अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं खेती के लिए या घर बनाने के लिए, उसको लैंड, ज़मीन थोड़ी कहेंगे। फॉरेस्ट भी उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट तो छोड़ा ही नहीं। जब पेड़ काट दिए तो फॉरेस्ट कहाँ बचा? और डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब तुम्हारा यही किस्मत थी पेड़ों तुम्हें कटना था, ये थोड़े कहते हैं हम उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, जो हमें कम से कम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए, करना पड़ता है, विकास के लिए करना पड़ता है, लेकिन जितने पेड़ काट रहे हैं उतने, उससे दुगने पेड़ हमें लगाने भी तो चाहिए ना कहीं, तब ये संतुलन बरकरार रहेगा। वरना पेड़ों से जो ऑक्सीजन मिलती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसका संतुलन कैसे बना रहेगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं हो जाएगी हमारे पृथ्वी पर? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीजिंग केमिकल्स, वेस्ट, प्लास्टिक्स इनटू वाटर इज कॉल्ड। अगर हम रसायन, बेकार का कूड़ा कचरा और प्लास्टिक जैसी चीज़ें अगर पानी में उसको डंप कर रहे हैं या बहा रहे हैं या उसको पानी में भेज रहे हैं ताकि हमारे सरदर्दी खत्म हो, हमारे घर का कूड़ा जितना भी है पानी में चला जाए, इसको क्या कहेंगे? क्योंकि पानी की बात हो रही है, इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन सी है, वाटर पॉल्यूशन। जब हम वेस्ट, प्लास्टिक या केमिकल्स को वाटर में डालते हैं, वाटर में उसका निकासी वाटर में कर देते हैं, तो हमारा पानी प्रदूषित हो जाता है, उसको वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। साउंड पॉल्यूशन नहीं कहते। लैंड पॉल्यूशन तब होगा जब हम उसको गड्ढा करके और प्लास्टिक को मिट्टी में दबा दें, तो वो लैंड पॉल्यूशन कहलाएगा। एयर पॉल्यूशन हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया कि अगर हम वातावरण में कोई केमिकल, कोई पॉइजनस गैस या स्मोक, धुआं जैसी कोई चीज़ अगर हम अपने वातावरण में मिला रहे हैं, वो एयर पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट्स आर वार्निंग अस दैट द राइज इन अर्थ्स टेम्परेचर कॉजेज। इसमें सारे देशों ने मिलकर ये कहा है कि भाई हम गर्मी जो उत्पन्न हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं उसको, जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है फैक्ट्री से, व्हीकल से, जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं, और इन सब चीज़ों से जो हम विकास के नाम पर इतनी सारी फैक्ट्रीज वगैरह लगा रहे हैं, इससे हमारे पृथ्वी की तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। लगभग हर दशक में 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ जा रहा है। तो उम्मीद ये की जाती है कि 2050 तक हमारी पृथ्वी का गर्मी में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। आपको मालूम है इस तापमान पे क्या होगा? काम तो कर ही नहीं सकता कोई आदमी 50 डिग्री तापमान पे लगातार, लेकिन ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। तो हमारी नदियाँ जो हर पूरे साल हमें पानी सिंचाई के लिए और पीने के लिए देती हैं, वो ग्लेशियर एकदम पिघल जाएंगे, नदियाँ अगले साल सूख जाएंगी और समुद्र का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि जितने भी हमारे समुद्र के किनारों पे बसे हुए शहर हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा, वो डूब जाएंगे, क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। जितना ग्लेशियर में पानी था वो सारा बह गया उतनी गर्मी में। हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि साइंटिस्ट हमें वार्न कर रहे हैं बार बार कि भाई गर्मी बढ़ रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या होगा? किसके लिए वार्न कर रहे हैं वो? मैं ये नहीं कह रहा कि अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो लैंडस्लाइड से उसका कोई मतलब नहीं है। अरे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में ज़्यादा पानी आएगा तो अपने किनारे काटेंगी, उसी को लैंडस्लाइड कहते हैं, ठीक है ना। वार्म भी होगा, लेकिन ये सारे आंसर जो हैं ग्रामेटिकली गलत हो रहे हैं यहाँ पर। असली आंसर जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। हमारी पृथ्वी का तापमान, मतलब पूरे ग्लोब का तापमान बढ़ता जा रहा है, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। तो हमारे साइंटिस्ट ये आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं सारे साइंटिस्ट कि हमें अपने डेवलपमेंट की रफ्तार को
दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा उसको रोक दो, हमें ग्रीन जॉब्स पे जाना पड़ेगा, मतलब अपने काम करने के तरीके और नज़रियों को ऐसा रखना पड़ेगा कि हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे। पेड़ काटने पड़ रहे हैं तो एक पेड़ की जगह 2 पेड़ लगाओ। अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो बहुत सारे पेड़ लगाओ ताकि हमारा वातावरण ठंडा रहे। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है फैक्ट्रियों से, उसको सोखने के लिए पेड़ भी तो चाहिए ना। तो पेड़ लगाने के लिए साइंटिस्ट बार बार कह रहे हैं। इसका सही उत्तर है ग्लोबल वार्मिंग। हमारी पृथ्वी का अगर तापमान बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15th। श्याम अवॉइड्स द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। ही इज फॉलोइंग। श्याम नाम का एक समझदार व्यक्ति है और वो प्लास्टिक को अवॉइड करता है, मतलब प्लास्टिक को यूज़ नहीं करता है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी वो यूज़ नहीं करता है। जो खेती वो कर रहा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। वो क्या फॉलो कर रहा है, मतलब वो क्या अनुसरण कर रहा है? पहला ऑप्शन है ग्रीन लाइफस्टाइल। यस, वो ग्रीन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है। ये हम सबको इस नज़र को डेवलप करना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को अपने लिए भी और बाकी सबके लिए और आने वाली जनरेशन के लिए उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो ग्रीन लाइफस्टाइल इसका सही आंसर है। मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं है। मॉडर्न लाइफस्टाइल तो भाग दौड़ की ज़िंदगी है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो एक ही जैसा है। हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है वो भाग दौड़ की तो है, बिजी तो है, और नन तो कभी आंसर होता नहीं है। इसलिए इस सवाल का जो सबसे सही आंसर है वो है ग्रीन लाइफस्टाइल। अगर श्याम भाई साहब प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। 2 तरीके की फर्टिलाइजर होती है ना बेटा, एक तो केमिकल वाली फर्टिलाइजर होती है, एक ऑर्गेनिक होती है। जैसे गोबर है ना, वो भी तो फर्टिलाइजर है ना। तो हम गोबर वाली खेती तो अब करते नहीं, सीधा खाद डाल देते हैं केमिकल की। इससे कम मेहनत लगती है, आसानी से मिल जाती है, फैक्ट्री में बनाई जाती हैं। लेकिन गोबर वाली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पर जाने से हमारे पर्यावरण को भी बहुत फ़ायदा है और हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत फ़ायदा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रीन लाइफस्टाइल। तो बच्चों, ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसके लिए हमें डरना पड़े या रटना पड़े, या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो नया PDF है उससे घबराना पड़े। आसान ही है। आगे और सवाल देख लेंगे, अगर कुछ मुश्किल हुआ तो वो समझाऊंगा अच्छी तरह। मंडे से आपके प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अपना ध्यान रखना, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।